नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल की प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की कथा का शीर्षक है स्वर्ण मुद्राएं बिछाकर खरीदा जेतवन। जैसा कि हमने सुदत्त के बारे में पिछले वार्तालाप में जाना था कि किस प्रकार सुदत्त है जो महात्मा बुद्ध से ज्ञान लेने और उनकी सहायता करने के लिए आतुर रहते हैं। इसी के आगे हम जानेंगे कि अब सुदत्त क्या करते हैं महात्मा बुद्ध के साथ चर्चा करने के लिए। सुदत्त ने विहार बनाने के लिए जो भी स्थान देखे उनमें से कोई भी उतना सुंदर और शांतिपूर्ण नहीं था जितना कुमार जेत का उद्यान। सुदत्त ने सोचा कि यदि वह उद्यान उसे मिल जाए तो यहाँ से सारे राज्य में बुद्ध का सधर्म संदेश प्रचारित हो सकता है। सुदत्त राजकुमार जेत से मिलने गया तो वो एक मंत्री का स्वागत सत्कार कर रहे थे। सुदत्त ने दोनों को सादर प्रणाम किया और सीधा प्रश्न किया कि क्या कुमार बुद्ध के धर्म केंद्र हेतु अपना उद्यान बेचना चाहेंगे। जेत केवल 20 वर्ष का ही हुआ था और पिछले वर्ष ही वह उद्यान उसके पिता राजा प्रसेनजित ने उपहार में दिया था। उसने उत्तर में कहा कि यह उद्यान मुझे बहुत प्रिय है, मैं इस उद्यान को 1 शत पर बेच सकता हूँ यदि आप उद्यान को स्वर्ण मुद्राओं से बिछा दें। सुदत्त ने कहा कि यह कीमत मुझे स्वीकार है, कल मैं इसमें स्वर्ण मुद्राएं बिछवा दूंगा। अब राजकुमार जेत ने आश्चर्यचकित होकर कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं इस उद्यान को बेचना नहीं चाहता, कल स्वर्ण लाने का कष्ट मत उठाइए। सुदत्त ने संकल्प पूर्वक कहा, आप राजकुमार हैं, आपको अपने अपने वचन का पालन तो जरूर करना चाहिए। उसने साथ बैठे मंत्री से कहा, मान्यवर मैंने ठीक कहा ना। मंत्री ने सिर हिलाकर कहा, श्रेष्ठी यानी बहुत उच्च, बहुत श्रेष्ठ। अनाथ पिंडिक सत्य ही कह रहे हैं। यदि आपने उद्यान का मूल्य ना बताया होता तो दूसरी बात थी, अब आप अपने वचन से मुकर नहीं सकते राजकुमार। राजकुमार जेत मान गया, लेकिन उसे आशा थी कि श्रेष्ठी इतना मूल्य चुका नहीं पाएगा। अगले दिन सवेरे ही सुदत्त ने छकड़ों में लाद कर स्वर्ण मुद्राएं भेज दी और अपने सेवकों से कहा कि स्वर्ण मुद्राएं समूचे उद्यान में बिछाएं। राजकुमार जेत मानो सोना देखकर सन्नाटे में आ गया। वो समझ गया कि यह कोई मामूली श्रेष्ठी नहीं है। उसने मन ही मन सोचा, कोई व्यक्ति एक उद्यान के लिए इतना सोना क्यों देगा। जब श्रेष्ठी सीमा तक जा रहा है तो बुद्ध और उनके संग में कुछ तो असाधारणता होगी, यानी कुछ तो ऐसी बात होगी जो असाधारण रहेगी। राजकुमार ने कहा कि मुझे बुद्ध के विषय में कुछ बताओ। जब सुदत्त बुद्ध धर्म और संघ के विषय में बता रहा था तो उसकी आंखों में विशेष चमक थी। उसने कहा कि कल मैं मान्य सारिपुत्र से आपकी भेंट कराऊंगा। सुदत्त ने जो कुछ कहा उससे राजकुमार बहुत प्रभावित हुआ। उस समय तक श्रेष्ठी ने के सेवक 2/3 उद्यान में स्वर्ण मुद्राएं बिछा चुके थे और चौथा छकड़ा आ गया था। राजकुमार ने आगे स्वर्ण मुद्राएं बिछाने से सेवकों को रोककर सुदत्त से कहा, इतना स्वर्ण पर्याप्त है, शेष भूमि मेरी ओर से उपहार समझो। सुदत्त यह सुनकर प्रसन्न हुआ और अगले दिन वह जब सारिपुत्र को लेकर आया तो राजकुमार भिक्खु भी शांत मुद्रा देखकर बहुत प्रभावित हुआ। सभी मिलकर उद्यान में गए और सुदत्त ने उसका नाम जेतवन रख दिया। सुदत्त ने सारिपुत्र से अनुरोध किया कि वह जेतवन में रहकर विहार के निर्माण का निरीक्षण करते रहें। उसका परिवार सारिपुत्र के लिए प्रतिदिन भोजन दिलाने की व्यवस्था करेगा। सुदत्त, सारिपुत्र तथा राजकुमार ने मिलकर विहार में कुटिया, धर्म सभागार, ध्यान साधना कक्ष और स्नान गृह आदि बनाने का विचार किया। अब सुदत्त ने यह इच्छा व्यक्त की कि विहार के प्रवेश द्वार पर तिमजिला तोरण बनवाया जाएगा, यानी द्वार को तोरण भी कहा जाता है। सारिपुत्र ने अपने अनुभव के आधार पर विहार की स्थापना के लिए अनेक सुझाव दिए। उन्होंने बुद्ध की कुटिया के लिए शीतल शांतिपूर्ण स्थल चुना। उन्होंने वहां पैदल मार्ग भी बनाए और कुएं भी खुदवाए। नगर के लोगों ने सुदत्त द्वारा स्वर्ण मुद्राएं बिछाकर राजकुमार से उद्यान खरीदने की खबर सुनी। उन्हें यह भी पता चला कि मगध से चलकर शीघ्र ही आने वाले बुद्ध और उनके संघ के स्वागतार्थ एक विहार बनाया जा रहा है। सारिपुत्र ने जेतवन में सधर्म विषयक प्रवचन देने आरंभ कर दिए, जिनमें आने वाली की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। श्रोतागण इन प्रवचनों के कारण बुद्ध के प्रति आकृष्ट होने लगे थे। 4 महीने के बाद विहार बनकर लगभग तैयार ही हो गया था। सारिपुत्र राजगृह के लिए रवाना हो गए, जिससे बुद्ध और संघ को जेतवन लाया जा सके।
वैशाली के मार्गों पर जब भिक्खु भिक्षाटन कर रहे थे तो सारिपुत्र उनसे मिले। बुद्ध और भिक्खु वहाँ कुछ दिन पहले ही आ गए थे और महावन में ठहरे हुए थे। बुद्ध के पूछने पर सारिपुत्र ने बताया कि श्रावस्ती में सभी तैयारियां ठीक से चल रही हैं। अब बुद्ध ने सारिपुत्र को बताया कि वेणुवन में कौंडन और अरुबेला काश्यप के नेतृत्व में संघ छोड़ा है। बुद्ध के साथ आए 500 भिक्खुओं में से 200 भिक्खु यहीं धर्म साधना करेंगे और शेष 300 भिक्खु उनके साथ कौशल जाएंगे। बुद्ध ने सारिपुत्र को बताया कि आम्रपाली ने सारे संघ को कल भोजन करने के लिए आमंत्रित किया है और उसके अगले ही दिन वह श्रावस्ती के लिए चल पड़े। आम्रपाली अपने आम्रवन में बुद्ध और संघ को अब भोजन कराने से अति प्रसन्न थी। उसे यही दुख था कि उसका पुत्र जीवक इस अवसर पर यहाँ नहीं है। जिस दिन वो बुद्ध सब और संघ को भोजन कराने वाली थी, उसी दिन एक अजीब घटना घटी। जब वह बुद्ध से मिलकर लौट रही थी तो उसके लिच्छवी गणराज्य के अनेक राजकुमारों ने उसे रोक कर लिया। वैशाली के इन सर्वाधिक धन संपन्न और शक्तिशाली राजकुमारों ने आम्रपाली से कहा कि बुद्ध और भिक्खुओं को आमंत्रित करने के बजाय हमें बुलाओ, हम तुम्हें करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देंगे। आम्रपाली ने कहा, इससे स्पष्ट है कि आप लोग बुद्ध से परिचित नहीं हैं, अन्यथा आप इस प्रकार न कहते। मैंने बुद्ध और संघ को भोजन पर आमंत्रित किया है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। अब यदि मुझे वैशाली की समस्त भूमि भी दी जाए तो मैं उसे अस्वीकार कर दूंगी। अब आप कृपया मुझे जाने दें, मुझे कल के लिए बहुत तैयारियां करनी हैं। अब क्या हुआ कि आश्चर्यचकित लिच्छवी सामंतों ने उसे जाने दिया। इन सामंतों ने निश्चय किया कि जिस बुद्ध को आम्रपाली इतना सम्मान देती है, उनको चलकर देखा तो जाए। वो अपने वाहनों से उतरकर महावन में बुद्ध के पास जा पहुँचे। बुद्ध ने देखा कि इन युवकों में दया भाव और सूझबूझ के बीच विद्यमान है, तो उन्होंने इन युवकों के पास बैठा लिया। उनको अपने पास आकर कहा, चलो तुम यहाँ बैठ जाओ। बुद्ध ने उन्हें अपने जीवन और सधर्म मार्ग की खोज के विषय में भी बताया। उन्होंने दुखों से निस्तार पाने और मुक्ति प्राप्त करने के मार्ग की भी चर्चा की। वो जानते थे कि वे लोग उसी क्षत्रिय वर्ण के थे जिसके स्वयं बुद्ध थे। वे उनके साथ सदाशयता से परिपूर्ण भाव से बातचीत कर रहे थे। बुद्ध के वचनों से उनके हृदय कपाट खुल गए। उन्होंने पहली बार अपने आप को पहचाना। वो समझ गए कि सच्चा सुख पाने के लिए धन संपदा और सत्ता का होना ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें जैसे अपने जीवन का मार्ग मिल गया था। उन्होंने अनुरोध किया कि हमें भी उपासक बना लेने की कृपा करें। उन्होंने अगले दिन बुद्ध और संघ को भोजन पर आमंत्रित करने का प्रस्ताव रखा। बुद्ध ने कहा कि हमें कल आम्रपाली ने आमंत्रित किया हुआ है। युवा सामंतों को आम्रपाली से हुई बातचीत का स्मरण हो आया। तब हमें परसों आमंत्रित करने की अनुमति दीजिए। इस बात पर बुद्ध सहमत हो गए। अगले दिन आम्रपाली ने सभी संबंधियों को और मित्रों को आम्रवन में आमंत्रित कर रखा था। बुद्ध और भिक्खुओं को स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन कराया गया। उन सामंतों ने भी भिक्खुओं को कटहल, आम, केला और जामुन के फल दिए जो पेड़ से ताजे तोड़कर लाए गए थे। भोजन की समाप्ति के बाद बुद्ध ने देशना करते हुए परस्पर लंबी संवर्धन तथा अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या की। उनकी देशना ने सभी के हृदयों को छू लिया था। 12 युवा सामंतों ने भिक्खु की प्रवज्ञा ग्रहण की। इनमें लिच्छवी वंश के 2 राजकुमार भी सम्मिलित थे जो बहुत ही सत्ता शक्ति संपन्न थे। जब भोजन और देशना समाप्त हो गई तो लिच्छवी सामंतों ने अगले वर्ष वैशाली में निवास करने का अनुरोध बुद्ध से किया। उन्होंने वचन दिया कि वह महावन में सैकड़ों भिक्खुओं को निवास की व्यवस्था कर देंगे। उनके इस प्रस्ताव को बुद्ध ने स्वीकार कर लिया। आम्रपाली अगले दिन सवेरे बुद्ध के दर्शनार्थ गई। उसने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वह बुद्ध और संघ को आम्रवन उपहार में देना चाहती है। बुद्ध ने उसका उपहार स्वीकार कर लिया। इसके बाद शीघ्र ही बुद्ध, सारिपुत्र और 300 भिक्खु उत्तर की ओर श्रावस्ती के मार्ग पर चल पड़े। तो देखा दोस्तों, किस प्रकार जो महात्मा बुद्ध थे उनको पहले तो बहुत कठिनाई हुई सद्धर्म मार्ग खोजने में, परंतु आगे जब वो बढ़ते गए तब उनके साथ में बहुत सारे लोग जुड़ते गए और उनकी सहायता के लिए उन्होंने उनको उद्यान भी, कई सारे विहार भी उनको स्वागत के लिए और उनको उपहार में दिए।